हम इतिहास में जानते हैं उसमें भी हम लोग जानेंगे शिलालेख के विषय में कि ये शिलालेख किसने लिखा था, और उसके कुछ जैसे कवि थे उनके बारे में भी जानना है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर अच्छा से समझना कि इसमें आपको समझ में आ जाए। देखिए पूछेगा अगर आपसे क्वेश्चन में कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है, तो अगर पूछ दिया कि जूनागढ़ शिलालेख यानी गुजरात का जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ में जो शिलालेख है उसका संबंध किससे है, तब आप बता सकते हो कि रुद्रदामन से है। रुद्रदामन, ये इसलिए रुद्रदामन का बताओगे, इसने क्या कराया था, इसने सिर्फ उसका पुनर्निर्माण करवाया था, निर्माण नहीं करवाया था। ये जो जूनागढ़ शिलालेख है ना, इसका संबंध कहा जाता है इससे, उसमें है जिस झील का मतलब सुदर्शन झील है, उस झील का निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील का ये वहां पे बनाया था। एक कौन बनवाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने बनवाया था। तो यहाँ पे आप लोग को इसी चीज को समझना है। पूरा जितना भी यहाँ क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को आप लोग को रटना है, देखना है, समझना है, लिखना भी है कि इससे आपको समझ में आ जाए। पूछेगा अगर कि अशोक के 13वें शिलालेख में किसका चर्चा है। 13वें शिलालेख में आप लोग को पता है कि अशोक ने टोटल 14 शिलालेख लिखा था, उसमें से 13वें शिलालेख में मतलब क्या लिखा था, कहाँ का संबंध है, किससे संबंध है, वो है किसे, कलिंग आक्रमण से। कलिंग आक्रमण से उस समय वो शिलालेख लिखवा दिया 13वें शिलालेख को, और कह दिया कि भैया अब यहाँ पे विश्व शांति चाहिए, जरूरी नहीं है। वो सारे के सारे कलिंग जितना भी युद्ध हुआ था, कलिंग में युद्ध किया था 261 बीसी में, तब का उसने पूरा चीज लिखवा दिया था कि हमने ये काम यहाँ पे किया था। तो 13वें शिलालेख अगर पूछता है तो आप लोग कह देना कि ये किससे है, कलिंग से संबंधित है, कलिंग युद्ध से संबंधित है, ध्यान में रहे आपके। एहोल शिलालेख किससे संबंधित है, एहोल शिलालेख, एहोल शिलालेख पुलकेशिन और हर्षवर्धन से संबंधित है। एहोल मतलब शिलालेख के विषय में आप लोग देख रहे हो तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि अब एहोल शिलालेख किसने लिखवाया था। तो रवि कृति जो पुलकेशिन के दरबारी कवि थे, इन्होंने एहोल शिलालेख लिखा था। लिखवाया किसने था, पुलकेशिन ने। किसका चर्चा इसमें किया गया है, हर्षवर्धन का, जो कन्नौज का राजा हर्षवर्धन है उससे युद्ध जो हुआ था उसका चर्चा है। उसी को मार दिया था, हरा दिया था, यानी कि पुलकेशिन ने हरा दिया था, उसकी चर्चा इसमें किया गया है। पूरे डिटेल में आप लोग इसका कुछ क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा और समझते रहिए, नहीं तो कुछ नहीं आएगा समझ में। फिर सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, यही पे आपसे पूछेगा। ये सुदर्शन झील कहाँ पे है, सुदर्शन झील जूनागढ़ में है, और ये कहाँ है, मतलब गुजरात में जूनागढ़ में है। ये संबंधित किससे है, चंद्रगुप्त मौर्य से। निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका पुनर्निर्माण अगर कहा जा रहा है तो रुद्रदामन ने करवाया था, अशोक ने करवाया था। ये सबके सब ने धीरे धीरे इसका पुनर्निर्माण, दोबारा इसका मरम्मत करवाए थे। पुनर्निर्माण का मतलब होता है मरम्मत करवाना। और ये सुदर्शन झील किससे संबंधित है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से है। जब मौर्य वंश चल रहा था, मौर्य वंश के बारे में, ये मगध का राजा था, मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य, तो इससे संबंधित है सुदर्शन झील। ठीक है। जूनागढ़ रॉक शिलालेख किसने बनवाया था, ये रुद्रदामन ने बनवाया था। जिस समय इसने सब शासकों को मार के खत्म किया था उस समय इसने यही शिलालेख वहीं पे, जब जूनागढ़ शिलालेख सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा रहा था उसी समय इसने ये भी झील वहां पे बनवा दिया था, मतलब ये भी रॉक वहां पे शिलालेख बनवा दिया था। ठीक है। कांची कोंड का उपाधि किसने धारण किया था, तो कांची कोंड का उपाधि अगर पूछता है तो आप लोग बता सकते हो पुलकेशिन ने कांची कोंड का उपाधि धारण किया था। जिस समय इसने पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन को खत्म किया था उस समय इसने क्या किया था कि यहाँ पे कांची कोंड का उपाधि धारण कर लिया था। कांची उस समय उसकी राजधानी थी, कांचीपुरम राजधानी थी, और कांची कोंड का उपाधि इसने धारण कर लिया था। पल्लव, ये तो था चालुक्य वंश का, लेकिन किस राजा को हराया था, पल्लव वंश के राजा को हरा दिया था। तब इसने जाके वहां पे कांची कोंड का उपाधि धारण, यानी कि हमने विजय पा लिया, कांची पे हमने विजय पा लिया, ये बातें पुलकेशिन ने बोला था, और वही लिखवा दिया कांची कोंड का उपाधि। इसका दरबारी, पुलकेशिन का दरबारी कवि कौन सा था, तो इसका दरबारी कवि था रवि कृति था। इसकी दरबारी कवि कौन का नाम था, पुलकेशिन के रवि कृति था। वातापी कोंड का उपाधि किसने धारण किया था, वातापी कोंड का उपाधि किसने धारण किया था, तो इसमें किया था नरसिंह वर्मन। जिस समय पल्लव वंश का दूसरा शासक आया था ये नरसिंह वर्मन, वो क्योंकि इस पुलकेशिन को मार के और इसने वातापी कोंड का उपाधि धारण कर लिया था। ध्यान में रहे, ये वातापी कोंड किस वंश का है, ये चालुक्य वंश का राजधानी है। चालुक्य वंश का राजधानी वातापी है, और इसका राजा था ये पुलकेशिन, और यहीं पे नरसिंह वर्मन ने जाके पुलकेशिन को खत्म कर देता है, और खत्म करने के बाद वातापी कोंड का उपाधि धारण कर लेता है।
कहता है कि हमने वातापी पर विजय प्राप्त कर लिया। हमने क्या कर लिया? वातापी पर विजय प्राप्त कर लिया। इसने वातापी कुंड का उपाधि इसने धारण कर लिया था। जिस तरीके से पुलकेशिन आया था मारने के लिए पल्लव वंश के राजा को महेंद्र वर्मन को, और महेंद्र वर्मन को मारने के बाद कांची कुंड का उपाधि धारण कर लिया था, इसी तरह नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को मार के वातापी कुंड का उपाधि धारण कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे अब पूछेगा चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कृतिवर्मन था। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चालुक्य वर्मन था। ये आपके ध्यान में रहे। इस सबको मार दिया था दंती दुर्ग राष्ट्रकूट के शासक। राष्ट्रकूट का जो संस्थापक था ना, उसने मार दिया था, जिसका नाम था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट के संस्थापक का नाम दंती दुर्ग था। उसने इस कृतिवर्मन को खत्म कर दिया था और अपना राष्ट्रकूट वंश उस समय चलाने लगा था। तो अगर आपसे चालुक्य वंश का अंतिम शासक पूछेगा, जिस समय वातापी राजधानी थी, उस समय का अंतिम शासक जो था कृतिवर्मन था। यहाँ पे चालुक्य वंश 3 बार आए थे, आपको ध्यान में रहेगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, मैत्रक वंश कहाँ पर मतलब कहाँ है, उसकी राजधानी कहाँ है? देखिए, मैत्रक वंश जो है गुजरात में है। मैत्रक वंश कहाँ है? गुजरात में। और इसकी राजधानी अगर आपसे पूछेगा कहाँ है, तो ये बता देना वल्लभी है। वल्लभी है। पहले सब कुछ इतिहास में आप लोग दौड़ के जाओ और देखो कि इसमें क्या क्या दिया गया था। इस तरीके से आप लोग को पहले पीछे का सब कुछ पढ़ना होगा। कौन सा वंशज है, कितने वंशज है, इसके बारे में पूरे के बारे में आपको पता चलेगा। यादव वंश कहाँ है? यादव वंश, तो यादव वंश महाराष्ट्र में है। यादव वंश महाराष्ट्र में। मैप एक बनाना, मैप के अनुसार आप लोग पूरे को ध्यान में देना कि अगर यादव वंश आपसे पूछता है तो आप यादव वंश के बारे में बता सकते हो। ये पूरे के पूरे आप लोग ध्यान से इसे समझना और महाराष्ट्र का एक बार मैप देखना। और यादव वंश के बारे में अगर आप पूछोगे तो यादव वंश कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसकी राजधानी अगर आपसे पूछता है कि यादव वंश की राजधानी कहाँ है, देवगिरी में है। यादव वंश की राजधानी अगर आपसे पूछेगा, आप बताना कि देवगिरी में यादव वंश की राजधानी है। अब पूछता है 11वां क्वेश्चन, 11 यहाँ पे 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कि चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त अगर सिर्फ बताते हो तो चंद्रगुप्त चला जाएगा प्रथम में, द्वितीय में, ये गुप्त वंश काल में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको मौर्य लगाना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे मैं मौर्य नहीं लगाई हूँ, लगा दे रही हूँ। यह चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? ये जैन धर्म को मानता था, बहुत ज्यादा जैन धर्म को मानता था और जैन धर्म के अनुसार अपना मृत्यु भी मतलब अपने आप को क्या किया था? जैन धर्म में क्या कहा जाता था कि आपको ना तो खेती करना है, ना तो आपको कीट पतंगों को मारना है, और ना तो मतलब ये अपने आत्मा का पुनर्जन्म न हो। ये अपने आप को इतना ज्यादा तड़पा दो कि दोबारा पुनर्जन्म न ले। ये महावीर स्वामी ने कहा था। जैन धर्म का स्थापना किसने किया था? महावीर स्वामी ने। क्योंकि यही तो बोले थे कि भाई आपको क्या करना है, आपको इतना अपने शरीर को कष्ट दे देना है कि ये पुनर्जन्म प्राप्त न करे, क्योंकि इसको डर लगे पुनर्जन्म प्राप्त करने में, नहीं इसको डर लगे। बोले कि ना, अब पुनर्जन्म हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमको जब हम जाते हैं धरती पे तो हमें बहुत तड़पाया जाता है, भूखो मार दिया जाता है। महावीर स्वामी ने इसी तरह से किया था। और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इस जैन धर्म को अपना लिया और उसने भी इसी तरीके से अपने आप को खत्म कर दिया। नहीं तो ये बहुत, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत प्रतापी राजा था, जिसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। उसकी बेटी हेलेना से शादी इसने कर लिया था, उसका नाम कार्नेलिया भी था, उससे शादी भी कर लिया था। ये इसका वंशज बहुत ज्यादा बढ़ता गया। इसी में आता है इसका अशोक, मतलब इसके बेटे का बेटा रहता है अशोक, सम्राट अशोक। तो जैन धर्म को अपना लिया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना था? तो इसी का बेटा बनेगा। मगध साम्राज्य का जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया और खत्म हो गया, वैसे ही इसका बेटा आया जो बिंदुसार था, ये अपना साम्राज्य चलाने लगा। अगर इसी में पूछ दिया कि बिंदुसार के बाद कौन आया था मगध का राजा बनने के लिए, भैया उसी का बेटा आएगा, सम्राट अशोक आएगा। ये तो सवाल आपको आना चाहिए। सिर्फ हिस्ट्री आपको एक एक वंशज के विषय में पता होना चाहिए और मगध की जानकारी पूरी होनी चाहिए। मगध की जानकारी जितनी भी आप ले रहे हो, आपको समझ लीजिए कि कम है, लेकिन मगध की जानकारी पूरा लेना जरूरी है उसमें का। ठीक है, कौन आया था? बिंदुसार आया था। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार तो हरियाणा का था, बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ का। अशोक के किस शिलालेख में धम की व्याख्या किया गया है? धम, इसने धम अपना लिया था। ये देखो, ये इसी वंश का है, चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का, मतलब मौर्य वंश का ये भी है राजा अशोक। ये बिंदुसार का ही बेटा है, अशोक का नाती पोता जो भी लगता है, ये लगता है। लेकिन इसने
जैन धर्म को ना अपना के इसने बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार कर लिया था। तो अशोक के किस शिलालेख में धम्म का व्याख्या किया गया है? तो 11वें शिलालेख में इसके धम्म का व्याख्या इसमें किया गया है। ध्यान में रहे, इसका कितना शिलालेख है? पूरा टोटल 14 शिलालेख है इसमें। ठीक है, अशोक ने टोटल 14 शिलालेख इसने लिखा था। और इसने जब कलिंग पर आक्रमण किया था, युद्ध किया था, तो आपको बताई दी हूँ कि 13वें शिलालेख में युद्ध होता है इसका, किसके साथ? कलिंगों के साथ। कलिंग के साथ ओडिशा में कलिंग वंश चल रहा था, वहां पे युद्ध होता है और उसी में इसका चर्चा किया गया है। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? ये आपसे पूछ सकता है, बारंबार पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे। तो ये कहना आप नागार्जुन जो थे, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ध्यान में रहे कि इसको क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय, ये थे कुमारगुप्त किसके बेटे थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे थे। चंद्रगुप्त के बाप का नाम था समुद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त को मार दिया था। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा जो आया था, इसका नाम था कुमारगुप्त। इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना इसने ही किया था। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है? ये गुप्त वंश आ रहा है। गुप्त वंश में गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्री गुप्त थे, उसके घटोत्कच उसका बेटा आया था, वो भी कुछ नहीं, दोनों लोग सामंत रह गए थे। लेकिन चंद्रगुप्त जो प्रथम आया था, ये वास्तविक राजा और बहुत रियल में राजा बलवानी था। इसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था इसी गुप्त वंश का। ठीक है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय उसी गुप्त वंश में से कोई भी राजा ऐसा है तो नहीं बनवा पाए। लेकिन जब अंतिम राजा आता है कुमारगुप्त, तो इसने बनवा देता है नालंदा विश्वविद्यालय, फिर ऐसे तोड़वा देते हैं सब आके। ठीक है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसे दिनार कहा जाता था, स्वर्ण मुद्रा को। ठीक है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा आ गया था और उस समय उसे दिनार कहा जाता था। अब यहाँ पे आप लोग को इस साइड वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आपने 16 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है। ध्यान में रहे, जैसे ही एक एक वंशज के विषय में पढ़ोगे वैसे ही एक एक चीज आपको बताया जाएगा। ठीक है, वंशज तो सब वंश के, चाहे दक्षिण भारत का वंशज हो उसको मैं आपको बता दी, उत्तर भारत में आपको बहुत ज्यादा बताना है, अभी आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए पूरा। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? जो भी शासन करता था उसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? अब ये आपको पता होना चाहिए कि वो समुद्रगुप्त था। अब मैं आपको कुमारगुप्त के बारे में बताई हूँ। कुमारगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम ये समुद्रगुप्त था। और ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ध्यान में रहिए, क्योंकि ये भारत के 9 राज्यों को, पूरे 9 राज्यों को जीत लिया था समुद्रगुप्त, और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को इसने जीत लिया था, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसका पिता चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। वो अपने जीवन काल में ही अपने बेटे को अपने राजगद्दी पे बैठा दिया था, और इसी समय से युद्ध करना स्टार्ट कर दिया था। ये कौन? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, ये किसका बेटा था? चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। ध्यान में रहे, चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन इसका बेटा आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। जब मगध में आप पढ़ रहे थे तो मौर्य वंश चल रहा था, तो उस समय मौर्य वंश का शासक था, संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो बहुत तो ये प्रथम द्वितीय ऐसे करते करते आएंगे। अपने बेटे का ही नाम अपने बाप के नाम पे रख दिया, अपने बेटे का नाम, लेकिन ये प्रथम बन गया। इसका जैसे ही बेटे का बेटा आया उसको द्वितीय कह दिया गया। ठीक है, तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था, क्योंकि इसका एक घोड़ा था। कहा जाता है कि इसका घोड़ा तीनों समुद्र का पानी पी सकता है, कहीं से रोकाहटी से नहीं है। चाहे अरब सागर से हो, हिंद महासागर से हो, या बंगाल का हो, कहीं से भी पानी पीने में इसे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, कोई रोक ही नहीं सकता था इसे। क्योंकि इसने अब धीरे से 12 राज्यों को उत्तर भारत का जीत लिया था, और दक्षिण भारत के भी 12 राज्यों को 12 राज्यों को दक्षिण भारत का जीत लिया था, और उत्तर में 9 राज्यों को जीत लिया था। कहीं से पिए इसका घोड़ा पानी, कहीं से सैनिक भी पिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से पानी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं, बंगाल में राजेंद्र जब गया था तो वो वहां पे लड़ाई करके आया था, राज्यपाल भी वहां, एक जल के लिए भी थोड़ा सा मार झगड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे
पहले की इतिहास है, इतिहास में सब कुछ इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ता है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीकुंड का उपाधि किसने धारण किया था? ये आपको अभी बताई थी। कांचीकुंड का उपाधि किसने धारण किया था? तो पुलकेशिन ने किया था। लेकिन पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम में। इसी कांची का उपाधि धारण, कांचीकुंड का उपाधि धारण किसने कर लिया था? पुलकेशिन ने। किसको खत्म करके? इस कांची के राजा, पल्लव के राजा महेंद्र वर्मन को खत्म करके ये अपना उपाधि धारण कर लिया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी। ये इसने क्या किया था? इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। ध्यान में, इसने क्या किया था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। ठीक है। अब उसके बाद पाल वंश देख लीजिए। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ये किस धर्म को मानते थे? ये मानते थे बौद्ध धर्म को। जैसे ही आप लोग को पता होगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, धम्म अपना लिया था। इसने अपने 11वें शिलालेख में धम्म के बारे में लिख भी दिया था। ये जैसे ही आगे बढ़ा ना, ये श्रीलंका तक अपने बेटा बेटी सबको भेज के बौद्ध धर्म का प्रचार इतना ज्यादा करा दिया कि बहुत लोगों ने बौद्ध धर्म को मानना अच्छा समझा, और ना ही जैन धर्म को बहुत कम लोगों ने माना। क्योंकि जैन धर्म ने ऐसा काम कहते थे लोग कि वस्त्र नहीं पहनना, स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना, स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति की जरूरत ही नहीं है, आदमी अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भोजन की कोई जरूरत ही नहीं है। भाई मोक्ष की प्राप्ति के लिए इंसान मर जाए, इसका मतलब उसको भोजन तो चाहिए। स्त्रियां बहुत ज्यादा रह के क्या करेंगी यहाँ पे? और आदमी को मोक्ष प्राप्त हो जाए, वो उनका निर्माण हो जाए। मोक्ष प्राप्त यानी निर्माण करना। इसमें बौद्ध धर्म में होता था महापरिनिर्माण, वहां भी मोक्ष प्राप्ति हो रहा है, लेकिन महापरिनिर्माण करना है। यहाँ पे जैन धर्म में निर्माण कर देना है, अपने आप को पूरा तरनतार कर देना है, भूखों प्यासों मार देना है, ना कुछ करना है, एकदम आराम से जपते रहो। तो ऐसा होता था उस समय का बौद्ध धर्म वाला में। ठीक है। इसके बाद में बौद्ध धर्म को बहुत लोगों ने अपना लिया। जैसे आज किसी चीज में डिजिटल जमाना चल दिया है, तो जहां पे अच्छा क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ लगेगा वहीं लोग जाएंगे। और अभी भी आप लोग को ज्यादातर बौद्ध धर्म अपनाने को कहा जाएगा, नहीं अपनाओगे, कहोगे भाई इतना कौन करेगा। किसी चीज का इच्छा न रखो, किसी चीज का मतलब मन में अपने ये न रखो कि ये कहते हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है, इस दुख का कोई ना कोई कारण है, इस कारण का कोई ना कोई इच्छा है, इस पे आप नियंत्रण पा लीजिए। सबको है इच्छा एक एक चीज का, मुझे कुछ न कुछ मिल जाए, सबको इच्छा है। कौन इच्छा नहीं करता है? क्या आप इच्छा नहीं करते हो? क्या कोई भी किसी चीज का मन में इच्छा होता है? अब उस इच्छा के लिए कोई कारण है, तभी तो इच्छा हमारे मन में पैदा हुआ है। तो हर एक चीज का कोई ना कोई कारण है। भाई हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारी इच्छा है। हमारे इच्छा पे नियंत्रण रखने के लिए कहते हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में कहा जाता है। लेकिन आजकल कोई अपने इस पे नियंत्रण नहीं सोचता है कि हम इस काम को कर ले, किस तरीके से आगे बढ़े। आपकी क्या इच्छा है? जैसे आप सोचते हो कि हम अच्छी जॉब पा लें, गवर्नमेंट अच्छी जॉब हमें मिल जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, पुलिस भी बन जाए, दरोगा भी बन जाए, कलेक्टर भी, कुछ भी बन जाए, लेकिन हम बन जाए। ये क्या थी? ये आपकी इच्छा है। यहाँ पे कहा जाता है कि भैया अपनी इच्छा पे नियंत्रण रखो। कहाँ इच्छा पे कोई नियंत्रण रखेगा? चाहिए तो चाहिए। अब यहाँ पे पूछता है नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव को दान में दिया था? बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव को दान में दे दिया था। किसने दिया था? ये देवपाल ने दिया था। देवपाल ने दे दिया 5 गांव को दान में, बोला कि ये आप बना दीजिएगा, बौद्ध विहार बनाइए, तब बनाया गया था। नंद वंश का अंतिम शासक पूछेगा आपसे तो आप बता सकते हो धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। और धनानंद को कौन मार देता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। धनानंद को कौन मारता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने मार देता है उसे, और वहां पे अपनी मौर्य वंश स्थापना कर लेता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद पूछता सिकंदर पंजाब के किस शासक को हराया? सिकंदर जब भारत पे आक्रमण करने के लिए आ रहा था, इससे पहले पंजाब, और जो पंजाब है पाकिस्तान में, कुछ यहाँ भारत में
सब तो एक ही में था उस समय, अखंड भारत था मौर्य वंश के समय में। मौर्य वंश जब हुआ था ना तो अखंड भारत बना था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो जब ये आ रहा था लड़ने के लिए, तो इससे पहले और राजाओं से लड़ते आया, बहुत लोगों से धीरे धीरे चलता गया, सैनिक को लेते लेते 8000 सैनिकों को लेके आगे बढ़ा और लोगों से लड़ता गया। उसी में आया पंजाब का शासक जो था पोरस, क्या नाम है इसका, पोरस। और पोरस से इसने जमकर युद्ध किया था। पोरस हार तो गया लेकिन झुका नहीं। लेकिन जैसे ही वो कंधार में गया था लड़ने के लिए सिकंदर, वहां का राजा जो आम्बिक था वो झुक गया था। तो अब यही पूछेगा कि कंधार के किस राजा ने सिकंदर के आगे अपने अधीनता स्वीकार कर लिया था। भैया आम्बिक ने अपनी अधीनता स्वीकार कर लिया था। इसके बाद ये पहुंचा था कहाँ पे, ये जा रहा था या भारत में आक्रमण करने के लिए, युद्ध करने के लिए। लेकिन उसका सैनिक थक गए थे, सब बोले कि अब हम युद्ध करने आगे नहीं बढ़ेंगे। तो भारत पे सिकंदर ने कब आक्रमण किया था, तब आप बता सकते हो कब किया था उसने, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन उसका सैनिक थक गया, वो आराम से चला गया। अब सिकंदर की जो मृत्यु हो जाती है इराक के बेबीलोन में। ये पहुंचता, जैसे वहां से हटता है चला जाता है अपने गांव के तरफ साइड, तो कहता है हम चले जाएं, और जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वहां पे रुकने का कोई नाम नहीं लेता है। अब पूछेगा कि सिकंदर का सैनिक का नाम, सेनापति का नाम क्या था, तब आप बता देना कि सेलुकस निकेटर इसके सैनिक का नाम था। सेलुकस निकेटर ने किस समय मगध पर आक्रमण किया था, यानी कि भारत पर आक्रमण किया था? उसने किया था, कौन सा वंश चल रहा था, मौर्य वंश। इससे पहले जब सिकंदर कर रहा था उस समय चल रहा था नंद वंश, क्योंकि उस समय धनानंद था। ठीक है, फिर उसके बाद में आया मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हरा देता है और गिफ्ट में 500 हाथी उसको दान में देता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म है जो, उन्हें कहा जाता है, बौद्ध धर्म को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। धनवंती किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। जब मैं आपको गुप्त वंश पढ़ा रही थी तभी गुप्त वंश में बताई थी आपको कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक राजा था। और इसके दरबार में कौन सा था? धनवंती। ये आयुर्वेदाचार्य ये थे कि भैया दवा दे दें, दवा पीस पास के कुछ भी दे दें, सब ठीक ठाक हो जाए, तो ये ऐसे लोग थे। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृति भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। कालिदास क्या थे? ये कवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ये गुप्त काल में बहुत अच्छे लोग आए। जिस गुप्त काल में, ये गुप्त काल कैसे बढ़ गया? कुषाण वंश जैसे ही कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क जैसे ही कमजोर पड़ा, मतलब खत्म हो गया, उसका ऐसा कोई शासक आया नहीं, इसी में गुप्त वंश अपना तैयार हो गए थे। और गुप्त वंश धीरे धीरे अपना स्थापना कर ले गए। धीरे धीरे समुद्रगुप्त ने पूरे राज्यों को देखो जीत लिया था, किस तरीके से पूरे राज्य को जीत लिया था और अपना बहुत बड़ा प्रचार करने लगा था। लेकिन धीरे धीरे ये छोटे छोटे अब वंशजों में जैसे बढ़ गए, जैसे मैत्रक वंश हो गया, जैसे पूर्वी गंग वंश हो गया, छोटे छोटे वंशज में बंटने लगे थे। बड़े बड़े वंशज तो उस समय चालुक्य वंश चल रहे थे, जब हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था उस समय। तो कन्नौज का राजा कौन था? हर्षवर्धन था, ये तो आपको पता ही होगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये भी आपको पता हो गया कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर का सैनिक कौन था? सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर था। सेलुकस निकेटर का राजदूत जो भारत में आया था उसका नाम था मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। ये किसके दरबार में रहता था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए। ये इतने क्वेश्चन आपके लिए है, 30 लगभग 30 से ऊपर क्वेश्चन बन गया होगा। अगर बनाना आप लोग चाहो तो 30 से ऊपर क्वेश्चन हो गया। तो ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। और मैं धीरे धीरे आपको इसमें बताती जाऊंगी, क्वेश्चन ही बताऊंगी, और किसी दिन आपको पढ़ाती भी जाऊंगी। पढ़ाती तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक दो मतलब वीडियो में है, नहीं तो और तो सारा पढ़ाया गया है। देखिए, अब हम इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।